डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले ये जो वर्ड है व्हीटस्टोन, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था व्हीटस्टोन। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर। यदि हम रेजिस्टर या कैपेसिटर्स को एक स्पेशल तरीके से अरेंज कर देते हैं तो देखो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, हम इसको समझते हैं। जैसे हम इस सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पर ए से सी तक जाने के लिए हमारे पास में एक रास्ता ये है, इसी प्रकार से ए से सी तक जाने के लिए एक रास्ता ये है। दो पाथ हैं, इस पाथ में दो रजिस्टर लगे हुए हैं P और Q, इस पाथ में भी दो रजिस्टर लगे हुए हैं R और S। देखो हम ये कहते हैं कि A से C तक जाने के लिए मेरे पास में दो रास्ते हैं, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। A से C तक जाने के लिए एक रास्ता ये है, इसी प्रकार से A से C तक जाने के लिए एक रास्ता ये है। अब यदि हमें यहाँ से सीधा यहाँ आना है तो कैसे आ सकते हैं? यदि हम इन दोनों रास्तों को एक ब्रिज के द्वारा जोड़ दें, इस प्रकार का एक ब्रिज बना दें, तो ये क्या बन गया, एक ब्रिज बन गया इन दोनों रास्तों को जोड़ने वाला। अब इस डायग्राम को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्या है, बीच में दो पाथ थे, इनको जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना दिया। सो इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ से आता है। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, दो प्रकार से होता है। एक होता है बैलेंस, एक होता है इम्बैलेंस या अनबैलेंस। बैलेंस का देखो यहाँ पर हम ये कह दें कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यदि ब्रिज बिल्कुल बीच में बना रखा है हमने, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बैलेंस कह सकते हैं। यदि इसको यूं बना देते, यदि इसी ब्रिज को हम यूं बना देते तो क्या होता है, ये अनबैलेंस हो जाता। तो इसको तो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, बैलेंस अनबैलेंस को। देखो अब इसकी बात करते हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। यहाँ आते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं इसको, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। स्टेटमेंट समझते हैं, क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, हमने चार रजिस्टर ले लिए, उनको नाम दे दिया P, Q, R और S, are arranged in the form of bridge with the help of a galvanometer such that galvanometer shows no deflection, that is Ig is equal to 0। Ig का मतलब है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट क्या हो, 0। Then P by Q is equal to R upon S। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो स्टेटमेंट को मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने क्या लिखा यहाँ पर कि यदि हम चार रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S को एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से इस प्रकार से एक ब्रिज के रूप में अरेंज कर देते हैं। अब यदि इस गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट, इसको मैं नाम दे देता हूं Ig। Ig क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। यदि Ig 0 या यूं कह दें कि ये गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता हो, तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास में, P बटे Q किसके बराबर आएगा, R बटे S के बराबर। सो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट कि P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S इफ Ig इज इक्वल टू 0। यदि हम चार रजिस्टर को इस प्रकार से अरेंज कर दें कि जो बीच में जो हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए, तो
P बटे Q किसके बराबर होगा, R बटे S के बराबर। तो ये तो है व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ रेजिस्टर। यदि रेजिस्टर की जगह यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा देते तो क्या बन जाता, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स बन जाता। और कैपेसिटर्स के बारे में मैंने फर्स्ट यूनिट के वीडियो में इस पर बेस्ड आपको कुछ एक न्यूमेरिकल समझाए भी थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी देखना जरूर, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हर प्रकार के एग्जाम के हिसाब से। आइए अब इसको हमें प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि P बटे Q किसके बराबर होगा, R बटे S के बराबर, यदि IG क्या हो 0। अब इसको हम प्रूव करते हैं, P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए यहाँ आते हैं हम, इस ब्रिज पे आते हैं। मान लेते हैं ये जो बैटरी है, लेट I बी द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। यहाँ पर आने के बाद में करंट को फ्लो करने के लिए दो पाथ हो गए। मान लेते हैं ये जो ऊपर वाला पाथ है इसमें करंट चला गया I1, तो नीचे वाले पाथ में कितना आ जाएगा, देखो टोटल करंट कितना है I में से ऊपर I1 ऊपर की तरफ चला गया तो नीचे बचेगा I माइनस में I1। यहाँ आने के बाद में यहाँ तक करंट आया I1 में से हमने क्या मान लिया कि इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है वो कितना IG है, तो इधर क्या बच जाएगा I1 माइनस में IG। अब आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1, इधर से करंट आ रहा है IG, तो हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को यूज करके यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इस पाथ में जो करंट आएगा, इस पाथ में जो करंट आएगा वो कितना होगा, इसका और इसका सम I माइनस में I1 और इधर से आ रहा है IG। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बेस के ऊपर, ये मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, काफी डिटेल से बताए थे मैंने आपको दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब देखो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, तो यहाँ से जो टोटल करंट आएगा वो कितना होगा, इसका और इसका सम, और इन दोनों का सम करेंगे वापस हमारे पास में करंट कितना आ जाएगा I। नाउ वी विल यूज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। देखो मैं एक क्लोज लूप लेता हूं A B D A। पहले हमने क्या किया, क्लोज लूप A B D A। इस क्लोज लूप में हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। A से B तक चलते हैं। जब हम A से B तक चलते हैं तो देखो यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट, मतलब जिधर हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, यदि करंट की डायरेक्शन हो और आवर मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। सो इस क्लोज लूप में जब हम A से B तक चलते हैं क्या आएगा हमारे पास में, I1 P, करंट है I1, रेजिस्टेंस है P। आगे चलते हैं B से D, B से D आते हैं। जब B से D आते हैं तो देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में और हम भी इसी डायरेक्शन में, करंट कितना है IG, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं G। तो प्लस का हो गया। फिर D से A तक आते हैं, हम A से चले थे वापस A के ऊपर आ गए, क्लोज लूप हो गया। जब D से A तक आते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में है और हम यूं चल रहे हैं, तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, ये करंट कितना है, देखो यहां से I माइनस I1, करंट तो है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है R। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ इन सभी का सम क्या होगा, 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हम किरचॉफ सेकंड लॉ को क्लोज लूप, ये जो हमारे पास में दूसरी क्लोज लूप है B C D B, इसमें अप्लाई करते हैं B C D B। इस क्लोज लूप में अप्लाई करेंगे B C D B में। जब B से C तक चलते हैं देखो करंट है I1 माइनस IG,
रेजिस्टेंस है Q, आवर डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, सो वी कैन से दैट I1 माइनस IG इंटू Q। फिर आते हैं C से D। C से D में देखो करंट इस डायरेक्शन में है, हम इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव, यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव। करंट है I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस है S। फिर D से B, तो D से B में जब चल रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में, हम यूं चल रहे हैं नेगेटिव लेंगे, क्या लिखेंगे करंट IG और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, क्या आ जाएगा 0। अब यदि हम मान लें, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब जो हमारी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि यदि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ भी करंट ना आए, मान लेते हैं कि लेट IG इज इक्वल टू 0, IG इज इक्वल टू 0। IG की जगह इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यदि हम 0 पुट कर देते हैं, देन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तब देखो हमारी ये जो ऊपर वाली जो दोनों इक्वेशन है वो क्या बनेंगी। फर्स्ट यहां आ जाओ, I1P एज इट इज, प्लस में IG की जगह 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस में क्या आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से सेकंड में पुट करो, सेकंड में देखो I1 माइनस IG को हमने 0 बना दिया, तो ये क्या बनेगा I1Q। आगे आ जाओ, माइनस में I1 और इस IG को 0 कर दिया हमने, तो यहाँ क्या रह गया S। माइनस में IG को 0 पुट करना है, ये टर्म भी क्या आ जाएगी 0। अब देखो हम इसको आगे हल करते हैं, इस माइनस वाली टर्म को उधर ले आते हैं, तो देखो ये टर्म क्या बन जाएगी I1P इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, क्या बनेगा I माइनस में I1 इंटू R। इसी पर इसको मान लेते हैं हम थर्ड। अब इसकी बात करते हैं, इसी प्रकार इसमें इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो इधर रह जाएगा I1Q इज इक्वल टू, माइनस वाली टर्म को इधर लेके आओ, I माइनस में I1 इंटू में क्या है S, इसको मान लेते हैं हम 4। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड को यदि हम इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको मैं यहीं डिवाइड कर रहा हूं, थर्ड को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम, इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड किया, क्या होगा I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा P बटे Q और इधर रह गया R बटे S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यही तो हमें प्रूव करना था कि यदि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ भी करंट नहीं आए या गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, तो P बटे Q किसके बराबर होगा, R बटे S के बराबर। और ये अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया, P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो देखो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये किस प्रकार से अरेंज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में अरेंज है। तो हमारा इस प्रकार के कंसेप्ट्स को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पहला जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि ये जो ब्रिज है क्या ये बैलेंस है या नहीं है।
तो इसको बैलेंस है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, P बटे Q यदि R बटे S के बराबर हो, देखो P बटे Q क्या है 3/6 तो इक्वल टू कितना आएगा 1/2 और 4/8 कितना आ गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ P बटे Q इक्वल टू R बटे S। तो यदि P बटे Q R बटे S के बराबर है तो ये कौन सा होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और यदि ये बैलेंस हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पांचवा जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर इसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। हमने प्रूव किया था कि इस पाथ में करंट क्या होता है 0 होता है। यदि तो हमने इसको हटा दिया बीच में से, आप देखो हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। A और B के बीच में ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में, इसी प्रकार से ये दोनों किस में आ गए सीरीज में। इन दोनों से यदि हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 6 = 9 और इन दोनों में कितना आ जाएगा और 8 + 4 = 12। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों किस में पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे 1/9 + 1/12 उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। डियर स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हमें एक नेटवर्क और दे रखा है रेजिस्टर्स का इस प्रकार का, और इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल है काफी कॉमन है, लगभग आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे हमें यहाँ क्या पूछा जाएगा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं कि ये 5 रजिस्टर है। तो इसको देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम यूं बना सकते हैं A से B और A से D। A से चलने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता B तक और एक रास्ता आ गया D तक। A से D आ गए और A से B। B और D के बीच में ये 5 ओम का रजिस्टर है। फिर देखो B से एक पाथ सीधा C पे आ रहा है, D से एक पाथ C पे आ रहा है, B से एक पाथ C पे आ गया, D से भी एक पाथ C पे आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया। 5 रजिस्टर आ गए किस फॉर्म में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। पहले की तरह चेक करेंगे 1/2 कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार से 2/4 कितना आएगा 1/2। इसका मतलब ये भी क्या है बैलेंस है। बैलेंस है तो ये जो बीच वाला जो रजिस्टर है इसमें कुछ भी करंट नहीं आएगा, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। अब देखो A और C के बीच में ये दोनों रजिस्टर किस में हो गए सीरीज में, 1 और 2, 1 ओम का 2 ओम का, तीनों को मिला के कितना बन गया एक रजिस्टर बन जाएगा। कितने ओम का 3 का ये बन गया। इसी प्रकार से 2 और 4 ये दोनों भी किस में सीरीज में है, तो इन दोनों को मिला के 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अब हम ये कह सकते हैं कि ये 3 का और ये 6 का दोनों किस में पैरेलल में। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे 1/3 + 1/6 एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, आंसर आएगा हमारे पास में 2 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हम सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन और भी है कि यदि हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, जैसे सपोज ये हमारे पास में 4 रजिस्टर दे रखे हैं, सपोज वी आर गिवन 4 रजिस्टर्स इन दिस वे। इस प्रकार से हमें 4 रजिस्टर दे रखे हैं, सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड S। और ये हमसे ये कहा जाए कि if this is balanced then find the value of S। तो कैसे निकालेंगे P/Q = R/S। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S = S को इधर ले आते हैं, P/Q को उधर ले चलते हैं, R × Q/P। अब यहाँ पर Q/P की वैल्यू हमें इन 4 में से 3 की वैल्यू मिलेगी,
इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके लिए इसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जिसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।